हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सभी का रिजल्ट मित्रा पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत का भूगोल काफ़ी महत्वपूर्ण है यूपी पीसीएस या फिर अदर स्टेट पीसीएस एग्ज़ामिनेशन के लिए। साथ ही साथ आगामी रूप से आने वाली जो एग्ज़ामिनेशन है जैसे आरओ एआरओ, उसके लिए भी भारत का भूगोल काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये भारत के भूगोल की जो सीरीज़ चलाई जा रही है उस श्रृंखला की यह चौथी वीडियो आपके सामने है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम रहबर नवाज़ है और आप देखना शुरू कर चुके हैं रिजल्ट मित्रा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं भारत के तटीय मैदान और द्वीप समूहों के बारे में। क्या आप सभी जानते हैं कि भारत का तटीय मैदान किन किन राज्यों से होकर के गुजरता है? क्या आपको मालूम है कि जो द्वीप समूह हैं वो किस प्रकृति के पाए जाते हैं? भारत में कुल कितने द्वीप समूह हैं और उनका भारत के आर्थिक और सामरिक रूप से क्या महत्व है? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि पश्चिमी घाट में जो पश्चिमी तटीय मैदान है उनमें कौन कौन से राज्य सम्मिलित हैं? क्या कारण है कि पश्चिम तट के मैदान बहुत संकीर्ण और पतले हैं और वहीं पूर्वी घाट के मैदान काफ़ी चौड़े हैं? इन सब सवालों का जवाब मिलेगा आपको इस वीडियो में। पूरी वीडियो देखना मत भूलिएगा। ये पूरी वीडियो सिर्फ और सिर्फ फैक्चुअल बेस्ड विथ कॉन्सेप्ट नॉलेज के साथ आपको दिया जा रहा है, क्योंकि विदाउट कॉन्सेप्ट फैक्ट भी तो याद नहीं रखा जा सकता। इसलिए ज़रूरी है कि कॉन्सेप्ट के साथ आपको फैक्ट दिया जाए। लेकिन मैं फिर से आपको एक बार अवगत करा दूं कि ये फैक्चुअल नॉलेज पे ज़्यादा आधारित है। अगर और गहनता से आप इंडियन ज्योग्राफी या वर्ल्ड ज्योग्राफी और मैपिंग की क्लास देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा सुनील सर की। आप उस लिंक पे जा कर के पूरी वीडियो और विस्तार से देख और समझ सकते हैं। तो चलिए देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं आज की पहली टॉपिक, भारत का भौतिक विभाजन और इसमें भारत का तटीय मैदान। इसमें सबसे बड़ी बात आती है प्रायद्वीपीय भाग की। भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है ना, हमने आपसे कई बार बताया है कि भारत का प्रायद्वीपीय भाग अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये त्रिभुजाकार आकृति भारत के प्रायद्वीपीय पठार की है, जिसमें कई सारे पठार, पर्वत और पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। इसके साथ साथ इसमें कई सारे जल के अपवाह तंत्र यानी नदी अपवाह तंत्र भी पाया जाता है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ महानदी अपवाह तंत्र, यहाँ गोदावरी अपवाह तंत्र, यहाँ कृष्णा अपवाह तंत्र और यहाँ पे आप देखेंगे कावेरी बेसिन पाया जाता है। और इन सब का भारत के प्रायद्वीपीय पठार में, प्रायद्वीपीय भाग में महत्वपूर्ण स्थान है और यह अपने व्यापार, औद्योगिकरण, खनिज संसाधन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि भारत का प्रायद्वीप भाग दोनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, जिसकी कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर के लगभग है। और यह तट रेखा जो है व्यापार, कृषि, पर्यटन, औद्योगिक विनिर्माण, मत्स्य उद्योग तथा नमक निर्माण के लिए काफ़ी सहायक है। साथ ही साथ यह तटरेखा भारत की सुरक्षा के नज़रिए से भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसा कैसे भाई? ये टॉपिक कैसे बता रहा है आपको कि भारत की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है? अब ये बताइए, यहाँ जो स्थलीय सीमा है उत्तर भारत की अगर देखी जाए, यहाँ मैं अमूमन छोटा सा नक्शा क्रिएट कर रहा हूँ। बहुत अच्छा तो नहीं बन पाएगा लेकिन फिर भी कोशिश की जा सकती है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये जो नक्शा आप देख रहे हैं, यहाँ नॉर्थ ईस्ट वाला स्टेट हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैं आधे ही मैप को बना रहा हूँ, ठीक है। अब ये पूरा जो स्थलीय भाग से लगा हुआ है, इसके किनारे किनारे देश हैं, इस पे बाड़बंदी तो की जा सकती है, बॉर्डर्स बनाए जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये बताइए, ये जो दक्षिणतम बिंदु है यहाँ देखिए, यह दक्षिणी भाग जो है ये चारों तरफ से
समुद्र से घिरा हुआ है। ठीक है, अब समुद्र से घिरा हुआ है तो ऐसे में बताइए क्या यहाँ पे कोई सीमा बनाई जा सकती है, कोई बॉर्डर बनाया जा सकता है? नहीं। इसलिए आप सुनते होंगे कि इन इलाकों में समुद्री तटरक्षक बल, फिर भारतीय नौसेना जो है इन तटीय क्षेत्रों की सेवा करता है और भारत की रक्षा करता है। फिर यहाँ देखिए लक्षद्वीप है और यहाँ है मालदीव। इस मालदीव में चाइना के भी क्या हैं, इन्वेस्टमेंट हैं। फिर श्रीलंका है हमारे जस्ट पड़ोस में, समुद्री पड़ोसी है, और इसके हम्बनटोटा द्वीप और कोलंबो द्वीप पर चाइना अपना एस्टैब्लिशमेंट बैठा रहा है। तो ऐसे में बताइए महत्वपूर्ण है कि नहीं ये सामरिक रूप से। फिर यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे बांग्लादेश के कई सारे द्वीपों पर और म्यांमार के यहाँ पे देखिए यहाँ के द्वीप समूहों पर जो इसके म्यांमार के हिस्से हैं उस पे चाइना अपना क्या कर रहा है, डेवलपमेंट, अपना निवेश कर रहा है। ऐसे में आपने एक शब्द सुना होगा मोतियों की माला। ये चाइना पूरे हिंद महासागर में जगह जगह इन्वेस्टमेंट करके, क्योंकि वो ऋण जाल फैलाता है। ऋण जाल का मतलब देशों को ऋण दिया और फिर जब वो ऋण चुका नहीं पाते हैं तो कहता है कि हमको अपना कोई क्षेत्र दो, कुछ समय के लिए हम उसे चलाएंगे। तो ऐसे में ये मोतियों की माला के माध्यम से क्या कर रहा है, भारत को चारों तरफ से घेर रहा है। तो इसलिए भारत का प्रायद्वीपीय पठार सामरिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब बात करते हैं पूर्वी तटीय मैदान की। सबसे पहले प्रारंभ करेंगे पूर्वी तटीय मैदान की। ये देखिए यहाँ उड़ीसा से शुरू होकर के ये पूरा आता है तमिलनाडु तक। यहाँ देखिए इसकी चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है। ऐसा क्यों है भाई कि पूर्वी तटीय मैदान काफ़ी चौड़ा है? और हमने बताया था आरामकोंडा पूर्वी तटीय पर्वत जो है ये पूर्वी घाट का पर्वत, इसकी सर्वोच्च चोटी है और उसके बाद महेंद्रगिरी का नाम आता है। लेकिन इस मैदान की हम बात कर रहे हैं, पिछली क्लास में हमने पूर्व तटीय मैदान और पूर्वी तटीय पहाड़ी और पश्चिमी तटीय पहाड़ी के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था। अब यहाँ हमें तटीय मैदानी क्षेत्रों के बारे में जानना है। तो यह मैदान लगभग 100 से 130 किलोमीटर क्या है, चौड़ा है तथा लगभग 1300 किलोमीटर लंबा है, जो बंगाल से शुरू होकर के तमिलनाडु तक फैला हुआ है। लेकिन अगर इसके मेन रीज़न की बात की जाए तटीय मैदानों की, तो ये तटीय मैदान बिल्कुल बंगाल से ही होकर के गुजरता है। लेकिन अगर इसके पूर्वी घाट पर्वत को देखा जाए तो पूर्वी घाट पर्वत जो है ये उड़ीसा से ज़्यादा सतत रूप से दिखाई देते हैं और बीच बीच में नदियों के द्वारा कटछट गए हुए हैं, क्योंकि इस एरियाज़ में महानदी बेसिन, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी बेसिन पूर्वी घाट पर्वत को काट छांट दी हुई है। ठीक है, उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा। इन मैदानों की जो चौड़ाई का कारण है इसके तटीय क्षेत्रों में नदियों द्वारा लाए गए अवसादों का निक्षेपण है। ठीक है, यहाँ से जो भी नदियाँ आती हैं, जैसे यहाँ स्वयंबकेश्वर से निकल रही है गोदावरी, फिर यहाँ महाबलेश्वर से निकल रही है कृष्णा, ये तुंगभद्रा नदी जा रही है, ये ब्रह्मगिरी पर्वत से निकल रही है आपकी कावेरी, ये सभी क्या करती हैं अपने साथ सॉरी ये सभी क्या करती हैं अपने साथ अवसाद लेकर के आती हैं। ठीक है, अवसादों के निक्षेपण से ही क्या हो रहा है, धीरे धीरे इन इलाकों में जलोढ़ मृदा यानी नवीनीकृत मृदा का निर्माण हो रहा है। और ये नवीनीकृत मृदा अपने आप में चावल की खेती, गन्ने की खेती के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। आप देखे होंगे तमिलनाडु में भी गन्ने की अच्छी कृषि हो रही है और यहाँ चीनी मिलों की स्थापना ज़्यादातर हो रही है। ठीक है, इन तटीय भागों को महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी का जल प्राप्त होता है। इस तटीय क्षेत्र की प्रमुख झीलें, समुद्री पुलीन और बड़े डेल्टाई परिदृश्य इसमें देखे जा सकते हैं, जैसे चिल्का झील यहाँ उड़ीसा में अवस्थित है, चिल्का झील, फिर कोल्लेरू झील और पुलिकट झील। कोल्लेरू झील आपका जो है कहाँ है, ये कोल्लेरू झील आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट झील जो है आंध्र प्रदेश और किसके बीच में, तमिलनाडु के बीच में पाया जाता है। फिर सुंदरवन डेल्टा, यहाँ देखिए सुंदरवन डेल्टा है बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल जो भारत का हिस्सा है उसमें पाया जाता है और इसका नाम सुंदरवन इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ सुंदरी नामक मैंग्रोव वृक्ष पाए जाते हैं। साथ ही साथ यह क्षेत्र रॉयल बंगाल टाइगर के लिए भी प्रसिद्ध है और इसको जो है नेशनल पार्क का दर्जा प्राप्त है और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी आपको मिलता है यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह मैदान मैंने जैसा कि बताया कि चावल की कृषि के लिए काफ़ी
प्रसिद्ध है। इसके साथ ही यहाँ कई बड़े बंदरगाह भी हैं, जैसे जिनसे जो है ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, दक्षिण एशिया के देशों के साथ आयात निर्यात किया जाता है। देखिए यहाँ विशाखापट्टनम है, विशाखापट्टनम बंदरगाह से यहाँ ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, आयात निर्यात होता है। जापान से आयात निर्यात होता है। पारादीप है, हल्दिया पोर्ट से पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापार किया जाता है। ठीक है, जैसे हल्दिया, विशाखापत्तनम, पारादीप, एन्नूर और चेन्नई। हल्दिया कहाँ है, वेस्ट बंगाल में। विशाखापत्तनम आंध्रा, पारादीप उड़ीसा, एन्नूर और चेन्नई ये तमिलनाडु में है। इस तट के सहारे महाद्वीपीय शेल्फ, अब यहाँ शब्द आया महाद्वीपीय शेल्फ। देखिए क्या होता है ना, ये भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है ये तो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके अंदर का जो है ना ये महाद्वीपीय स्थलखंड ऐसे पूरा फैला हुआ है और इसके ऊपर समुद्र का जल रहता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पर भी क्या था, पूरा ऐसे फैला हुआ था क्षेत्र, लेकिन यहाँ पे भ्रंशन हुआ और ये नीचे धंस गया काफ़ी। तो डायरेक्ट समुद्र का पानी जो है उथले रूप में ना होके गहराई के माध्यम से यहाँ पे लगता है, इसलिए यह वाला जो क्षेत्र है बंदरगाहों के लिए काफ़ी मुफीद है, अच्छा है। जबकि यहाँ स्थलखंड के टुकड़े अंदर डूबे हुए हैं, इसलिए नाव यहाँ अच्छी तरीके से बड़े बड़े जहाज़ नहीं टिक पाते। यहाँ कृत्रिम जो है आप देखेंगे बंदरगाहों का निर्माण किया गया है। ठीक है, फिर इसी चीज़ को जो फैला हुआ है ना, इसको महाद्वीपीय शेल्फ कहा जाता है, जो महाद्वीपों का ही विस्तार है आगे समुद्र के नीचे। यहाँ मैदानी इलाकों में अच्छे प्राकृतिक बंदरगाह अनुपस्थित हैं। ठीक है, इस मैदानी क्षेत्र में, तटीय क्षेत्र में। ठीक है, महाद्वीपीय शेल्फ महाद्वीपों का ही समुद्री तल के नीचे डूबा हुआ क्षेत्र होता है और पूर्वी तटीय क्षेत्र में यह लगभग 500 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यानी ये जो देख रहे हैं आप लंबाई, ये 500 किलोमीटर तक महाद्वीपीय शेल्फ फैला हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं इस क्षेत्र में चेन्नई बंदरगाह एक कृत्रिम बंदरगाह है, एक कृत्रिम पत्तन है। ठीक है, और कृत्रिम का मतलब होता है जिसको मानव निर्मित पत्तन बनाया गया है। ठीक है, यह मैदानी क्षेत्र जो है पश्चिमी तटीय मैदानी क्षेत्र से अधिक चौड़ी है। क्यों, अभी हमने बताया आपको स्टार्टिंग में कि यहाँ प्रमुख नदियों द्वारा क्या अवसाद यहाँ पे निक्षेपित किया जाता है, इस वजह से ये काफ़ी चौड़ी है। ठीक है, इस पूर्वी तटीय मैदान में दक्षिण पश्चिम मानसून तथा उत्तर पूर्व मानसून दोनों से वर्षा प्राप्त होती है। ऐसा कैसे होता है, देखिए जब यहाँ पर ये रहा आपका अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप, यहाँ पे है सोकात्रा आइलैंड और सोकात्रा आइलैंड से 0 डिग्री भूमध्य रेखा जो है यहाँ से आपकी दक्षिणी विषुवतीय रेखा और उत्तर विषुवतीय रेखा पे बहने वाली प्रवाहित होने वाली जो पवनें होती हैं वो भारत की ओर आकर्षित होती हैं, क्योंकि भारत में अप्रैल मई के दौरान क्या होता है, धीरे धीरे लो प्रेशर बनने लगता है और जून में ये काफ़ी तीव्र हो जाता है और इसकी वजह से क्या होता है, आकर्षण उत्पन्न होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ तो है पश्चिमी घाट पर्वत, जब ये समुद्रों से होती हुई मानसूनी पवनें आगे बढ़ती हैं तो ये पर्वत इसको रोकता है और यहाँ सर्वाधिक बारिश होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूर्वी घाट पर्वत का हिस्सा पड़ता है, शिवराय और जयवाद की पहाड़ियाँ कही जाती हैं और यहाँ से मानसूनी पवनें ऐसे सीधे निकल जाती हैं और पर्वत कोई इस अवस्था में उपस्थिति यहाँ पे नहीं होने के कारण बारिश नहीं हो पाती है और ये आगे बढ़ती हैं। आगे बढ़ करके गारो खासी जयंतिया में टकराती हैं ये पवनें और फिर वापस होती हैं और यहाँ से आगे बढ़ती हैं। तो इस क्षेत्र में बारिश अधिक होती है। फिर इनके आगे बढ़ने के क्रम में जब यहाँ पे हम बात करेंगे पूर्वी तटीय क्षेत्रों से बढ़ने का क्रम, तो यहाँ से पूर्व से पश्चिम की ओर जो होता है बारिश कम होती चली जाती है। ठीक है, तो ऐसे में दक्षिण पश्चिम मानसून से भी बारिश होती है और उत्तर पूर्व मानसून यानी लौटता हुआ मानसून, यानी जब लो प्रेशर समुद्र की ओर बन जाए और हाई प्रेशर भारत के ऊपर बन जाए, हाई प्रेशर, तब हवाएं उलट करके ऐसे चलने लगती हैं, ऐसे चलती हैं। देखिए ऐसे आती हैं और ये जब ऐसे आती हैं तो अब तो यहाँ इसी अवस्था में है पूर्वी घाट पर्वत चेन्नई में, तो यहाँ इससे टकराती हैं और यहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। इसलिए भारत में जाड़ों की वर्षा पूर्वी घाटों में होती है और तमिलनाडु में कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक बारिश होती है और वहाँ बाढ़ की समस्या भी आप हमेशा देखते हैं। कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टाई क्षेत्र में ही कोल्लेरू झील अवस्थित है। पूर्वी तटीय मैदान को निम्नलिखित भागों में विभाजित
किया जा सकता है। उत्तरी सरकार, यहाँ देखिए उत्तरी सरकार, ये पूरा उड़ीसा का क्षेत्र कहलाता है उत्तरी सरकार। फिर उसके बाद गोदावरी महानदी के बीच का ये क्षेत्र है। आंध्र का मैदान आंध्र प्रदेश का तटीय मैदान कहलाता है। कोरोमंडल तट, ये तमिलनाडु का तटीय मैदान है जो कोरोमंडल तट कहलाता है। पूर्वी तटीय मैदान को देखिए, यहाँ महानदी डेल्टा उड़ीसा में, गोदावरी डेल्टा आंध्रा में, कृष्णा डेल्टा आंध्र प्रदेश में, फिर कावेरी डेल्टा जो है तमिलनाडु में अवस्थित है। ठीक है, इस तटीय क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टियाँ क्या होती हैं? चिकनी दोमट होती हैं तथा ये जलोढ़ मृदा का भी निर्माण करता है और इस क्षेत्र में जनघनत्व तो काफ़ी अधिक पाया जाता है। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा गला खराब है। इस तटीय क्षेत्र की ढाल काफ़ी क्या होती है? मंद होती है। इस वजह से आपने देखा होगा कि नदियाँ जो यहाँ पश्चिमी घाट पर्वत से प्रवाहित होकर के धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं, यहाँ पे इनका प्रवाह कम हो जाता है और ये अपने साथ लाए गए अवसादों को क्या करती हैं? निक्षेपित करती जाती हैं, जिससे वजह से इस क्षेत्र में डेल्टा का निर्माण होता है और मैंग्रोव वन भी पाए जाते हैं। ठीक है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो हमारा प्रायद्वीपीय भाग है भारत का, उसकी ढाल ही क्या है? पश्चिम से पूरब की तरफ है, इसलिए सभी नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। ये भी डायरेक्ट स्टेटमेंट में बन सकता है कि पश्चिमी घाट से बहने वाली नदियां जो पूर्व की तरफ जाती हैं, उनके प्रवाह का कारण प्रायद्वीपीय भाग के पश्चिम से पूर्व की ओर ढाल का होना है। तो एकदम सही हो जाएगा ये स्टेटमेंट। इस तटीय मैदान में पश्चिम बंगाल सम्मिलित है, उड़ीसा सम्मिलित है, आंध्रा सम्मिलित है और तमिलनाडु राज्य सम्मिलित है। भारत का तमिलनाडु राज्य जो है लौटते हुए उत्तर पूर्वी मानसून से शीतकाल में वर्षा प्राप्त करता है, जिसके तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है। भारत का पश्चिम तटीय मैदान, अब ये देखिए भारत का पश्चिम तटीय मैदान यहाँ गुजरात में कच्छ के रण से लेकर के यहाँ केरल तमिलनाडु तक दिखता है यहाँ पे, क्योंकि हम जानते हैं पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी पर्वत पर। और इसकी सर्वोच्च चोटी क्या थी? याद करिए, पिछली क्लास में मैंने बताया था, दोदा बेटा। यहाँ एक पशु पाया जाता है जो तमिलनाडु का राजकीय पशु है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था। पश्चिम तटीय मैदान को अगर देखा जाए तो देखिए ये जहाँ इतने चौड़े दिख रहे हैं आपको, वहाँ पे ये पतला सा दिख रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये पूरा पर्वतीय इलाका है और यहाँ पे जो ढाल है क्या है? पूरा धंस चुका है नीचे, और साथ ही साथ जब ढलान इस तरफ है तो नदियाँ इसी तरफ प्रवाहित होती हैं, तो इधर बहुत कम नदी बहती है। जैसे एक यहाँ नर्मदा है और एक यहाँ तापी है, और वो भी प्रवाहित इसलिए होती है क्योंकि ये भ्रंश से बनी हुई नदी है, भ्रंशन घाटी है। ठीक है, भ्रंश क्या होता है? पिछली क्लास में मैंने बताया था कि दो स्थलखंड आपस में किनारे किनारे अपने जगह पे रहें और बीच का स्थलखंड धंस करके नीचे चला जाए तो क्या कहलाता है? भ्रंश घाटी, और इसी से नर्मदा और तापी का प्रवाह क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, इन मैदानों का निर्माण पश्चिमी तटरेखा पर हुआ है भ्रंशन के परिणाम स्वरूप। वास्तव में इस दोष के कारण इस क्षेत्र का कुछ तट जलमग्न हो गया था। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ये तट पिछली क्लास में मैंने बताया था, काठियावाड़ तट कहते हैं गुजरात से महाराष्ट्र, फिर महाराष्ट्र से यहाँ तक कहते हैं कोंकण, फिर यहाँ मालाबार तट, कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार, वेंगा तट भी कहते हैं वेस्ट बंगाल वाले को। कर्नाटक तट और कोंकण बंदरगाह दो प्राथमिक बंदरगाह थे जो बाढ़ में डूब गए थे। द्वारका शहर जो कभी इन तटीय मैदानों पर खड़ा था वह भी डूब गया, जलमग्न हो गया। अधिक वर्षा होने के कारण यहाँ सदाबहार उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं और ये बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया है, इसलिए ये विश्व के 36 हॉट स्पॉटों में भी गिना जाता है। अत्यधिक वर्षा के कारण इसकी ऊपरी मृदा के पोषक तत्व क्या हैं? आंतरिक मृदा संस्तरण में निच्छालित हो जाते हैं तथा मृदा में आयरन के अंश बढ़ जाते हैं। इस प्रकार की मृदा को लैटेराइट मृदा कहते हैं और इसमें काजू की कृषि अच्छे से की जाती है। ठीक है, केरल कर्नाटक वगैरह में काजू और मसालों की कृषि अच्छे से होती है। ठीक है, जलमग्न होने के कारण पश्चिमी तटीय मैदान लोकप्रिय बंदरगाह जो है इसमें कौन कौन से हैं? कांडला गुजरात, कोचीन केरल, मंगलौर कर्नाटक, जेएलएन पोर्ट नेहवा शेवा भी कहा जाता है, मुंबई, मार्मुगांव गोवा और मझगांव डॉकयार्ड मुंबई, यहाँ पे बड़े बड़े शिप बनते हैं। ठीक है, ये मैदान पूर्वी तटीय मैदान की तुलना में बहुत संकीर्ण है। देखिए पूर्वी तटीय मैदान काफ़ी चौड़े हैं और ये काफ़ी
पतली अवस्था में पश्चिमी घाट में पाया जाता है। इसके अलावा इन मैदानों को कुछ छोटे तट भी होते हैं, जैसे कर्नाटक तट गोवा से मैंगलोर तक, कठियावाड़ तट गुजरात से कच्छ के तक, ठीक है, ये कच्छ है गुजरात के कच्छ के कुछ हिस्सों में, मालाबार तट मंगलौर से कन्याकुमारी और कोंकण तट दमन दीव तक फैला हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं भारत के द्वीप समूहों की। भारत के जो द्वीप समूह है ना, एक तरफ अरेबियन सी में जहाँ लक्षद्वीप है, तो वहीं आपकी बंगाल की खाड़ी में छोटे छोटे द्वीपों के साथ एक बड़ा द्वीप समूह की श्रृंखला मिलती है, जिसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं, जिसमें पोर्ट ब्लेयर क्या है उसकी राजधानी है, और ये सभी यूनियन टेरिटरीज हैं, लक्षद्वीप और भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और केंद्र शासित प्रदेश का मतलब होता है जिसपे केंद्र सरकार राष्ट्रपति के अधीन रहते हुए शासन चलाता है, ठीक है। अब बात करते हैं द्वीप स्थलों की विस्तार से, ठीक है। द्वीप स्थल का एक ऐसा भाग होता है जिसके चारों ओर जलीय क्षेत्र का विस्तार होता है तथा यह महासागर, सागर, झील या नदी कहीं भी पाया जा सकता है। इसकी उत्पत्ति प्रवालों या जलमग्न पर्वतों के ऊपरी भाग तथा नदी द्वारा लाए गए अवसादों से हो सकता है। ये तीन बातें हैं। प्रवालों से कहाँ हुआ है, तो लक्षद्वीप प्रवाल वाले द्वीप हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये अराकान योमा, ये जो हिमालय की श्रृंखला आ रही है मिजोरम की पहाड़ी से आगे बढ़ते हुए, यही डूब गई है और जहाँ जहाँ ऊपर उठ के यहाँ पे सपाट हो गई है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहलाता है। कुछ ज्वालामुखी की वजह से भी यहाँ पे द्वीप बने हैं, जैसे नारकोंडम और बैरन आइसलैंड आपको मिलेगा। फिर उसके बाद नदी के द्वारा बना हुआ यहाँ पे असम के पास, यहाँ देखेंगे ये जो स्ट्रक्चर है आपका ये वाला, यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी आती है और यहाँ असम में ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया द्वीप जो है माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ठीक है। भारत की समुद्री सीमा में लगभग 1256 द्वीप अवस्थित है। इन्हें मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है, बंगाल की खाड़ी के द्वीप और अरब सागर के द्वीप। इसके अतिरिक्त पूर्वी और पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में अनेक छोटे छोटे द्वीप समूह पाए जाते हैं। साथ ही साथ भारत और श्रीलंका के मध्य में भी कई सारे द्वीप उपस्थित है, ठीक है, जैसे पंबन द्वीप जिस पर रामेश्वरम अवस्थित है। अब बात करते हैं बंगाल की खाड़ी के प्रमुख द्वीपों के बारे में। देखिए बंगाल की खाड़ी ये पूरी दिख रही है आपको, यहाँ पाया जाता है न्यूमोर द्वीप समूह, ठीक है। यहाँ पर गंगा में गंगा सागर द्वीप पाया जाता है, गंगा सागर द्वीप पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे आप व्हीलर द्वीप है, कहाँ, उड़ीसा के किनारे, अब्दुल कलाम जिसका नाम कर दिया गया है। फिर यहाँ आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा द्वीप समूह है, ठीक है। फिर उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपको मिलेगा पूरा, और इसके बारे में विस्तार से अब हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए बंगाल की बंगाल की खाड़ी की अगर बात की जाए ना, तो बंगाल की खाड़ी में लगभग 572 द्वीप पाए जाते हैं और इनमें से 36 द्वीपों पर ही मनुष्य की आबादी पाई जाती है। इस क्षेत्र में प्रमुख द्वीपों की अगर बात करें तो रीची द्वीप समूह और लबरिंथ द्वीप समूह काफ़ी प्रसिद्ध हैं। बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ पहले द्वीप समूह में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का नाम प्रमुख रूप से आता है और यह 10 डिग्री चैनल द्वारा, यहाँ देखिए ये जो अलग हो रही है समुद्री सीमा, इसको 10 डिग्री चैनल कहते हैं, दो बराबर भागों में बंटती है। और ये किन किन के बीच में है, उत्तर में अंडमान द्वीप समूह और दक्षिण में निकोबार द्वीप समूह के बीच में 10 डिग्री चैनल है। यह द्वीप जो है पूरी तरह समूह जो है मुख्यतः डूबे हुए पर्वतों के उभरे हुए शिखर हैं, जिनके बारे में अभी मैंने बताया। अराकान योमा, ये जो म्यांमार से आ रही थी श्रेणी, यही डूबी हुई है, और जहाँ जहाँ उभरी और सपाट हो गई है वहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह फैला हुआ है, ठीक है। यहाँ व्यापक जैव विविधता पाई जाती है क्योंकि यह विषुवत वृत्त के पास है, और विषुवत वृत्त के पास होने का मतलब ये है सर्वाधिक वर्षा, और सर्वाधिक वर्षा का मतलब है सर्वाधिक सघन जंगल और जैव विविधता, ठीक है। फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह को विस्तार से अगर जाने तो यहाँ देखिए सबसे उत्तर में क्या है, यहाँ मैप में पहले देखते हैं, नॉर्थ अंडमान है, फिर मिडिल अंडमान है, फिर लोअर अंडमान है, फिर लिटिल अंडमान है। कई बार मिलाने को आ जाता है, तो मैं इसका डायरेक्ट फॉर्मूला जो मैं बनाया हुआ हूँ वो स्टार्टिंग का NMLL, ठीक है। यहाँ देखिए
ये वाला एल जो होगा वो लोअर के लिए होगा और ये वाला लिटिल, ठीक है, पहले लोअर फिर लिटिल, ठीक है। नॉर्थ अंडमान कई बार मिलाने के लिए आ जाएगा नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। तो सबसे पहले नॉर्थ अंडमान, फिर उसके बाद मिडिल, फिर लोअर और फिर लिटिल अंडमान, ठीक है। अब देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में म्यांमार के तट से कुछ ही दूरी पर अवस्थित है। इस द्वीप की समूह की सर्वोच्च चोटी की बात की जाए तो कौन सी है? सैडल पीक है, जो कि उत्तरी अंडमान, यहाँ देखिए नॉर्थ अंडमान में सैडल पीक पाया जाता है, सर्वोच्च चोटी अंडमान निकोबार की, और ये 732 मीटर की ऊंचाई वाला पर्वत है। इसके साथ ही यहाँ माउंट डियो वोली, माउंट थुलियर तथा माउंट क्योबे भी पाया जाता है पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। यदि अंडमान द्वीप की बात की जाए तो इसके अंतर्गत उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान द्वीप समूह सम्मिलित हैं, इसी क्रम में नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर इस संपूर्ण सघन संघ राज्य क्षेत्र की राजधानी है, जो कि दक्षिण अंडमान और मध्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह से सबसे बड़ा द्वीप है। अब दक्कन पास दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान, यहाँ देखिए दक्षिण अंडमान और लिटिल, यहाँ देख रहे हैं आप, सबसे लघु अंडमान, ठीक है। इसके बीच में दक्कन पास पाया जाता है, देखिए लिखा हुआ है दक्कन पास, डायरेक्ट पूछ लेता है आपसे, ठीक है। लघु अंडमान पर अवस्थित बैरन द्वीप, यहाँ देखिए ये लघु अंडमान है, ठीक है, लघु अंडमान, और यहीं पे जो पाया जाता है आसपास बैरन द्वीप पाया जाता है। ये देखिए बैरन द्वीप, यहाँ से कुछ किलोमीटर, कितना किलोमीटर है? 135 किलोमीटर की दूरी पर क्या है? बैरन आइलैंड है, उत्तर पूर्व दिशा में। इस पर ज्वालामुखी का पहला उद्गार 1787 में हुआ था। इस द्वीप पर नारकुंडम ज्वालामुखी भी अवस्थित है, जो कि शांत अवस्था में प्रसुप्त है, ठीक है। फिर उसके बाद लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है, यहाँ देखिए यह है लैंडफॉल द्वीप, और यहीं से कोको द्वीप समूह पाया जाता है, और इनके बीच में कोको चैनल होता है, जो म्यांमार और भारत में अंडमान निकोबार को अलग करता है, ठीक है, कोको जल संधि। अब बात निकोबार द्वीप समूह की, ठीक है। यहाँ देखिए सबसे उत्तर में है कार निकोबार, फिर उसके बाद आप देखिए तराशा, फिर उसके बाद बोम्पोका, नैनकोवरी, कैटचॉल, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। इसमें सबसे बड़ा द्वीप जो है ग्रेट निकोबार का है, समझ गए? सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रेट निकोबार है। और ये 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है, जो कि देखिए लघु, यहाँ देखिए लघु और कार निकोबार के बीच में है ये 10 डिग्री चैनल, ठीक है, लघु और कार निकोबार के बीच में अवस्थित है। निकोबार द्वीप समूह में लघु निकोबार और बृहत निकोबार तथा कार निकोबार द्वीप समूह सम्मिलित हैं, जिनमें ग्रेट निकोबार जो है, बृहत निकोबार, ये सबसे बड़ा द्वीप है निकोबार समूह में, ठीक है। अब देखिए भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है यहीं पे अवस्थित है, ग्रेट निकोबार में, यहाँ पर, ठीक है। यहीं पे कहा क्या है? इंदिरा पॉइंट बोलते हैं इसको, या फिर इसको पार्सन पॉइंट या फिर पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ गए थे। निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी की बात की जाए तो माउंट थुलियर है, जिसकी ऊंचाई 642 मीटर है। लेकिन पूरे अंडमान निकोबार में सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो वो सैडल पीक है, जो आपका कहाँ है? नॉर्थ अंडमान में अवस्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह अपने आप में न सिर्फ भौगोलिक रूप से बल्कि भारत के लिए सामरिक रूप से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी अवस्थिति भारत के अन्य पड़ोसी देशों के साथ संबंध प्रभावित करता है। जैसे देखिए ये मान लीजिए अंडमान है पूरा, और ये पूरा निकोबार है, ये 10 डिग्री चैनल है आपका, 10 डिग्री, और यहाँ देखिए आपका ऊपर क्या है? ऊपर बांग्लादेश है, फिर यहाँ म्यांमार है, फिर यहाँ आपका थाईलैंड है, फिर यहाँ आपका क्या है? इंडोनेशिया है, और फिर और नीचे क्या पड़ जाता है? ऑस्ट्रेलिया पड़ जाता है। फिर इसी के इस साइड में डियागो गार्सिया है, जो यूएसए का बेस है, ठीक है, डियागो गार्सिया हिंद महासागर में। तो ऐसे ये सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है। बीते कुछ वर्षों पहले की अगर बात की जाए,
कुछ वर्ष पहले जैसे 30 दिसंबर 2018 को क्या हुआ था, प्रधानमंत्री द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 3 द्वीपों के नाम परिवर्तित किए गए थे। जैसे एक द्वीप था रॉस द्वीप, इसका नाम सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया। एक नील द्वीप था, इसका नाम शहीद और हैवलॉक का स्वराज रखा गया। ये सुभाष चंद्र बोस की जन्मशती पे रखा गया था, उनकी याद में इसको रखा गया था, नाम परिवर्तित किया गया था। फिर जनवरी 2023 में क्या किया गया कि परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर 21 द्वीपों का भी नाम परिवर्तित किया गया। इसका आप सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगा अच्छे से। बंगाल की खाड़ी में अन्य द्वीपों की बात करें तो गंगा नदी पर गंगा सागर द्वीप हुगली नदी के मुहाने पर अवस्थित है। इसके साथ ही न्यूमोर द्वीप इस क्षेत्र का सबसे नवीनतम द्वीप है। श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा द्वीप देखिए, ठीक है, श्रीहरिकोटा, और यहाँ पुलिकट लेक मिलेगा आपको, ठीक है, जिस पर इसरो का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र अवस्थित है। व्हीलर द्वीप जिसको अब उड़ीसा में अवस्थित है ब्रह्मणी नदी पर, और नाम परिवर्तित करके व्हीलर द्वीप का अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। ये भी इसरो के प्रक्षेपण के लिए प्रयोग किया जाता है। अब बात अरब सागर में स्थित द्वीपों की। अब देखिए, जहाँ एक तरफ आप देख रहे थे कि बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप हैं वो बंगाल की खाड़ी के द्वीप, अराकान योमा और हिमालय की डूबी हुई चोटियों के सपाट रीजन्स हैं, क्षेत्र हैं। वहीं इधर आपके अरब सागर में जो द्वीप उपस्थित हैं वो मुख्यतः आपके कोरल रिलीफ से बने हुए हैं। कोरल्स क्या होते हैं, ये समुद्री जू जैंथलाई के ऊपर जो बैठते जाते हैं जंतु, और वो धीरे धीरे कैल्शियम का एक श्रेणी बनाते चले जाते हैं और उसको छोड़ते जाते हैं। तो ये कोरल्स जो है बढ़ते बढ़ते समुद्र के ऊपर आ जाता है, और उसी की सपाट हो जाने पर उस पर अगर लोग रहने लगें तो द्वीप समूह हो जाता है। और ये पूरे कई सारे 36 द्वीप समूह हैं, जिनमें से 11 पे ही लगभग जो है मानव अधिवास है। और इसमें इसकी राजधानी जो है लक्षद्वीप की कावराती है, ठीक है, कावराती है। 9 डिग्री चैनल जो है आपको मिनिकॉय द्वीप समूह और कैनोर करके है कावराती को अलग करती है। फिर 8 डिग्री चैनल जो है आपका ये मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है। वहीं 11 डिग्री चैनल पूरे लक्षद्वीप को 2 बराबर भागों में बांटता है, ठीक है, वापस मैं बता दे रहा हूँ। 11 डिग्री लक्षद्वीप को, 8 डिग्री जो है कावराती और आपके ये 9 डिग्री जो है कावराती और मिनिकॉय को, और 8 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय और नीचे मालदीव नामक देश जो है हमारा पड़ोसी, उसको अलग करते हैं, ठीक है। आगे हम विस्तार से अभी देख लेंगे। लक्षद्वीप अरब सागर में अवस्थित प्रवाल निक्षेपों से बना हुआ प्रमुख द्वीप समूह है, जिसको पहले क्या कहा जाता था, लकादीव, मिनिकॉय और अमीन द्वीप कहा जाता था। 3 नाम से पुकारे जाते थे, लेकिन इसका सम्मिलित रूप करके इसको एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और इसे 1973 में एक नाम दिया गया, लक्षद्वीप, ठीक है। कावराती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। यह मिनिकॉय से 9 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है तथा मिनिकॉय 8 डिग्री चैनल द्वारा भारत के समुद्र पड़ोसी देश मालदीव की सीमा से अलग होता है, साझा करता है। इस द्वीप समूह में कुल 36 द्वीप अवस्थित हैं। इनमें से 11 पर ही मानव अधिवास पाया जाता है। अरब सागर में अवस्थित सभी द्वीपों में मिनिकॉय सबसे बड़ा द्वीप है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 4.5 वर्ग किलोमीटर के बराबर है। यहाँ देखिए मिनिकॉय सबसे बड़ा है, यहाँ पे मिनिकॉय, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखिए यहाँ कावराती दिख रही है जो इसकी प्रशासनिक राजधानी है। यहाँ अगात्ती दिख रही है, अगात्ती ये लक्षद्वीप का एकमात्र हवाई अड्डा है, जहाँ इस हवाई अड्डे से लक्षद्वीप वगैरह में पहुँचा जा सकता है, नहीं तो फिर समुद्री क्षेत्र अपनाना पड़ेगा, ठीक है। लक्षद्वीप समूह में 11 डिग्री चैनल द्वारा 2 बराबर भागों में विभाजित होता है। उत्तर में अमीनी द्वीप और दक्षिण में कैन्नौर द्वीप, ठीक है, अमीनी द्वीप और दक्षिण में कैन्नौर द्वीप, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये देखिए 9 डिग्री चैनल है मिनिकॉय, और यहाँ पे देखिए कल्पेनी के बीच में।
अगाती लक्षद्वीप समूह का एकमात्र द्वीप है जहां हवाई अड्डा अवस्थित है। इस द्वीप पर रहने वाले सभी लोग मलयालम भाषा बोलते हैं। मिनिकॉय को छोड़कर वहां पे जो है दूसरी भाषा बोली जाती है, एक मलाह करके महल भाषा जो है वो बोली जाती है। ठीक है। अरब सागर में अवस्थित अन्य द्वीप समूहों की यदि बात की जाए तो प्रमुख रूप से सालसेट द्वीप, जिस पर मुंबई शहर स्वयं अवस्थित है, एलिफेंटा द्वीप समूह, इस पर गुफा मंदिर हैं, एलिफेंटा की गुफाएं, और भारत में ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाई गई, जिसको मैंने स्टार्टिंग में बताया, ये मध्य में बनी हुई है, मध्य नदी डेल्टा तंत्र द्वारा बनी गई है, और यह नाम है उसका माजुली। इसे विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, याद रखिएगा ये पॉइंट। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है रिजल्ट मित्रा का यह प्रयास जो फैक्चुअल एंड कॉन्सेप्ट के साथ कंबाइंड रूप से आपको दिया जा रहा है नवाज सर के साथ, आप बेहद पसंद कर रहे होंगे। चलिए देखते रहिए नवाज सर के साथ रिजल्ट मित्रा और भारत का भूगोल। जय हिंद।